हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के नंबर ऑफ पार्टिकल एंड यूनिट सेल कैलकुलेट करने वाले मेथड को। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अब तक हम टोटल 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बाकायदा सब में हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया है। ठीक है, अब यही कंटिन्यूएशन करते हुए अब हम अपनी 7वीं पार्ट वीडियो की अपलोड करने वाले हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ कि वीडियोस देखने के बाद जो चैप्टर की मैं बना रहा हूँ उसके बाद आप इजीली सीईटी जैसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे तभी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ये नंबर ऑफ पार्टिकल एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके लिए ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास जो आयरन है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आयरन का। हालांकि आयरन बहुत अलग अलग फॉर्म में होता है, आप जब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता होगा कि पता चलेगा कि आयरन अल्फ़ा बीटा ऐसे फॉर्म में रहता है, अल्फ़ा गामा फॉर्म ऐसे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास आयरन के समवॉट अराउंड 40 एटम्स हैं और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आयरन जो है वो बीसीसी लैटिस में एग्जिस्ट होता है। किस में एग्जिस्ट होता है? बीसीसी लैटिस। तो जब आपको 40 एटम दे दिए तो उन्होंने पूछा है कि बताइए कि गिवन गिवन नंबर ऑफ एटम में कितने यूनिट सेल होंगे, कितने यूनिट सेल होंगे। तो हम सब जानते हैं बीसीसी, एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं? जी हाँ, 2 एटम। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8, क्योंकि 8 कॉर्नर पे 8 और सबका 1/8 पार्ट यूनिट सेल को अवेलेबल होता है, प्लस पूरा एक जो बॉडी सेंटर का है, तो टोटल कितने? 2। तो जैसे ही आप 2 आयरन के एटम लेंगे आपका बीसीसी यूनिट सेल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 से एक यूनिट सेल बनता है तो 40 से कितना बनेगा? जी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × x = 40। सिंपल सी बात है। तो x क्या आ जाएगा? 40/2, सो इट कम्स आउट टू बी 20, मतलब 20 यूनिट सेल आएंगे। ऐसे ही तो अगर आपको एटम पता चल जाए, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए तो उससे इजीली आप क्या पता कर सकते हैं? यूनिट सेल। देखिए अभी थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, कभी कभी वो ऐसे दे देते हैं 56 ग्राम ऑफ आयरन इज गिवन। तो अब मुझे इस 56 ग्राम में एटम पता करना होगा, कितने एटम हैं। तो आप और मैं, हम सब एक चीज़ जानते हैं कि ये पता करने के लिए हमें सहारा लेना होगा मोल कॉन्सेप्ट का। बिना मोल कॉन्सेप्ट के हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि एटॉमिक वेट जो होता है वो आयरन का 56 ग्राम होता है। मतलब सिंपल सी बात है, हम नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। लकीली 56 ही है तो 1 मोल आ गया। अब 1 मोल आयरन में हम सब जानते हैं कि टोटल आइटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, इतने एटम होंगे हमें जो गिवन मास दिया गया है। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि 2 से एक यूनिट सेल बनती है बीसीसी की। तो 6.022 इंटू 10⁻23 से कितनी बनेगी? एक्स। तो व्हाट विल बी एक्स? एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। और फिर इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या आ जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? सिंपल चीज़ हमें पता होना चाहिए कि यूनिट सेल के लिए कितने एटम, आयन या फिर यूनिट सेल के लिए टोटल कितने पार्टिकल लगते हैं। अब मैंने पार्टिकल क्यों बोला? क्योंकि आयरन आयरन बेसिकली न्यूट्रल स्टेट में होता है। कल आपको ऐसा भी यूनिट सेल दिया जा सकता है जिसमें जिसमें कंपाउंड एग्जिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि आयन एग्जिस्ट होते हैं Na+ और Cl-। तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल होना चाहिए। और दूसरा, हमें गिवन मास में
जो भी गिवन मास दिया होगा उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होना चाहिए। तो इससे हम क्या करेंगे, जी हाँ, इससे हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल का। तो देखिए यहाँ पे दिया है वही चीज़, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स and the number of unit cell given of a metal can be calculated from the known parameters of unit cell। देखिए known parameter of unit cell, namely number of particle per unit cell and volume of unit cell। ये दो पैरामीटर से हम पता कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम को वो सिंपल मास से रिलेट करने वाले हैं। डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ मेटल आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू यूनिट सेल पैरामीटर एज शोन। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। और ये पूरा इक्वेशन भी बाकायदा देख चुके हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू एन अपॉन ए क्यूब इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। और यहीं से फिर क्या निकाला, यहीं से मोलर मास निकाल दिया। कैसे, मोलर मास इसको भी लेफ्ट में लेके गए और इसको भी लेफ्ट में लेके गए, ठीक है, सब कुछ लेफ्ट में चला गया। तो ये क्या हो गया, डेंसिटी इंटू ए क्यूब, ठीक है, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइड बाई, या आप बगल में ही देख रहे हैं, एन, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। और इसमें जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एंड ए क्यूब क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब सिंपल सी बात है, मुझे मॉलिक्यूलर मास पता चल गया और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एन का वैल्यू क्या है, एन कितने पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल, मोलर मास एम कंटेन्स एन ए पार्टिकल, तो एक्स ग्राम विल कंटेन, तो मोलर मास मतलब एम, एम के अंदर जो है टोटल एन ए पार्टिकल है। तो एम यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास, एम में कितने पार्टिकल होते हैं, एन ए। तो सिंपल हमारा एक्स ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, एक्स ग्राम में कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल है, एवोगाड्रो नंबर, चलिए मैं वाई ले लेता हूँ, तो हमें वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो वाई इंटू एम इज इक्वल टू एक्स इंटू एन ए। तो वाई क्या आ जाएगा, जी हाँ, एक्स इंटू एन ए अपॉन वाई, और यहाँ सॉरी अपॉन एम आ जाएगा, अपॉन आ गया ये m। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें नोन है, दैट इज x इज ऑल्सो नोन, n इज ऑल्सो नोन, m इज ऑल्सो नोन। तो y हमें पता चल जाएगा, y मतलब कितने कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। x जो है वो ग्राम दिया होगा आपको सब्सटेंस का या फिर पार्टिकल का, na एवोगाड्रो नंबर है, और m जो है वो उसी का मॉलिक्यूलर मास है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया। हमारी वीडियो की स्पेशलिटी है कि हम आपको ये भी बताएंगे कि ये चीज़ें कैसी लाई गई हैं, ठीक है। ये नहीं कि फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसे बस रट्टा मार लेंगे, चीज़ों को बाकायदा बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। अदरवाइज़ ये तो वही हुआ कि वीडियो देख रहे हैं उसमें दिया गया है बस याद कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ऑफ m gives number of particles in x gram is equal to x into na अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब अपॉन na। तो इसमें हमने जो n की वैल्यू है पूरी वो सब्सटीट्यूट कर दी, जो m की वैल्यू थी ना टोटल उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे थी m की वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू को हमने वहाँ पे रख दिया है यहाँ पे, और फिर आपको ये टोटल आ गया, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। और ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट, x इंटू एन। यहाँ पे x क्या है, x जो है वो गिवन मास है, n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल, और ये डेंसिटी इंटू ए क्यूब। तो ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन याद है आपको, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अब अपना कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा जो पीछे हमने देखा था। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम में कैसे ढूंढेंगे। तो n पार्टिकल कंपाउंड्स वन यूनिट सेल, ये हमने देखा था। जैसे बीसीसी के लिए दो पार्टिकल एक यूनिट सेल बनाते हैं, एससीसी के लिए एक से एक ही बनता है, और एफसीसी के लिए चार से एक बनता है। तो मान लेते हैं n पार्टिकल एक यूनिट सेल, ये जो एक दो चार था उसमें एक यूनिट सेल बनेगा, तो इतने सारे पार्टिकल कितना यूनिट सेल बनाएंगे, विल करेस्पॉन्ड्स टू x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू
डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू 1/n यूनिट सेल। और फिर इसको रीअरेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन एक्स ग्राम इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला कैसे है? सेम वही यूनिटरी मेथड जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था। ठीक है, जैसे देखिए एन में एक पार्टिकल होता है। ठीक है, तो एक्स एन अपॉन एन पार्टिकल मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं, तो एक्स एन अपॉन पी डेंसिटी इंटू ए क्यूब विल करिस्पॉन्ड्स टू वाई यूनिट सेल्स। तो वाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाई इंटू एन इज इक्वल टू एक्स इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। तो ये देखिए एन एन कट गया। ठीक है, तो बच क्या गया? एक्स अपॉन पी इंटू ए क्यूब, वही यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम वी ऑफ मेटल। ये वॉल्यूम से निकालने का सिंपल तरीका हो गया, वी अपॉन ए क्यू। अब ये आप लोग सोचेंगे सर ये कैसे आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला आया है डेंसिटी इज इक्वल टू मास एम अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो गिवन मास है वो तो आपने एक्स ले लिया है, तो वॉल्यूम को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखा है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास? एक्स। और ये वॉल्यूम क्या है? वी। और ये डी क्या है? ये डेंसिटी। ओके, तो अभी इसी को मैं डेंसिटी के यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक्स अपॉन डेंसिटी के जगह पे रखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/v। डेंसिटी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/v। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल? एक्स अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वी। एक्स अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वी। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये डेंसिटी हो गया, उस दोनों के जगह पे क्या ला दिया? वी, दैट इज वॉल्यूम। तो आप ये तीनों फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे तभी आपके न्यूमेरिकल बन पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, A compound made up of elements C and D crystallizes in FCC। FCC जैसे ही बोला आपको पता चल जाना चाहिए कि N कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। Atoms of C are present at the corner of a cube and atoms of D are present at the faces of each cube। What is the formula of the compound? तो देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, ये आप पढ़ लेना जो यहाँ पे दिया है, मैं आपको एकदम सिंपल से कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए जो C है वो कॉर्नर पे है, और हम सब जानते हैं टोटल कॉर्नर पे आइटम कितने होते हैं? 8, लेकिन हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल सी के नंबर कितने हो जाएंगे? 1। ओके, आगे देखिए डी आर एट द सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब। तो डी का नंबर कितना होगा? टोटल कितने फेस होते हैं क्यूब में? जी हाँ, 6। और हर एक फेस के सेंटर वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? जी, अब इसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज लगेगा। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो टोटल 3। तो डी कितना हो गया? 3। सी कितना हो गया? 1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CD3। क्या आ जाएगा? CD3। तो ये देखिए यही लिखा है यहाँ पे, सी एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर इज 1/8, हेंस नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 1। आपको एंड में फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए द यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज FCC। मतलब जो सिल्वर है वो FCC फॉर्म में रहता है, मतलब 4 सिल्वर एटम मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए द रेडियस ऑफ सिल्वर एटम इज 144.4 पिकोमीटर। कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम। ओके, द परसेंट ऑफ द volume of a unit cell that is occupied by silver atom in the, and D is the percent of the empty space। तो बहुत सारी चीज़ें पूछ लिया इन्होंने क्या क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, वो क्या है तीनों चीज़ें वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मतलब
ए पूछा गया है, ए कितना होगा। दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है, परसेंटेज ऑफ द परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय सिल्वर एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा गया है जो कि सिल्वर ने ऑक्यूपाई किया है, टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया है, डी परसेंट ऑफ दी एम्प्टी स्पेस। तो देखिए जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है वो तो हम सब जानते हैं, एफसीसी में 74% होता है। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, सिंपल सी बात है 100 माइनस 74 दैट इज 26%। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, आप नीचे जाके कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहली चीज़ कैलकुलेट करने वाली है एज लेंथ, बाकी का तो आपको कैलकुलेशन ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी ऐसे टाइप के डेरिवेशन किए हुए हैं। ओके, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे काफ़ी बाकायदा सिंगली सिंगली स्टेप ऐसे सॉल्व करूँगा तो वीडियो लेंदी हो जाती है, फिर बच्चे ये बोलते हैं कि सर वीडियोस बहुत लेंदी है, कैसे पढ़ेंगे सर, बहुत टाइम लग रहा है। इसीलिए जो इजी चीज़ें हैं उसे मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल बी ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ भी पूछा है, बी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक्चुअल में इन्होंने जो चीज़ें पूछी है वो टोटल 4 हैं। देखिए पहले तो एज लेंथ पूछा, बी दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम, तो बी मैं ले लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम। तो वॉल्यूम तो सिंपल है, देखिए किसी भी एटम का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो एटम है वो स्फेरिकल है, तो एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, और ये एफ सी सी है तो टोटल 4 होगा, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यू, सो इट विल बी 16/3 पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, किसका, किसका, सिल्वर एटम का। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वो दिए होंगे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। जी हाँ, इन्होंने इन्होंने बाकायदा आर की वैल्यू रख के कैलकुलेट करके बताई है। ठीक है, तो आप उसमें आर की वैल्यू रख देना। मैं पहले जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। तो एज लेंथ में और रेडियस में रिलेशन हमने देखा है, ए इज इक्वल टू 4/√2 r होता है, किसमें, एफ सी सी में। ठीक है, ए इज इक्वल टू 4/√2 r। ओके, या फिर आप कह सकते हैं आर इज इक्वल टू √2/4 ए। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आर है वो क्या है, आर इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए। ठीक है, और इसे आप चाहे तो आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये वैल्यू आ गई जो प्रीवियसली कैलकुलेटेड है। तो आर कितना होता है, 0.3535 ए। ओके, और रेडियस हमें दिया गया है पिकोमीटर, लेकिन हम यहाँ पे काम सीजीएस में करते हैं तो ये इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया किसको, रेडियस को, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। ओके, तो ए क्या आ जाएगा, आर, आर का वैल्यू कितना है 144.4 इंटू 10⁻⁻10, तो उसे किससे डिवाइड कर देंगे, 0.3535, तो आपको आंसर आ जाएगा दैट इज 4.085 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम। ये देखिए एक सिल्वर एटम का ये वॉल्यूम है, तो टोटल हमारे पास कितने एटम होंगे, ये एक सिल्वर एटम का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये देखिए आर का वैल्यू रख के, तो ये आर का वैल्यू रख के इतना आ गया, लेकिन एफसीसी में टोटल कितने एटम रहते हैं, 4। तो अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 से। तो ये देखिए टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, एज लेंथ का क्यूब, तो ये भी उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब हमें क्या पता करना है कि परसेंटेज कितना ऑक्यूपाई हुआ है। तो आपने पहले देखा ही था हमारी वीडियो में कि परसेंट निकालने के लिए ऊपर वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल लेते हैं, नीचे क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। तो हमें पता चल गया 74%, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। तो ये सोल्यूशन था, काफ़ी ईजी सम है। आगे देखिए, अ कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट। कंपाउंड 2 एलिमेंट ए और बी से बना है। द एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी। बी फॉर्म सीसीपी मतलब क्या, बी जो है वो 2 जगह पे होगा, एक कॉर्नर पे होगा और दूसरा फेस के सेंटर पे। सीसीपी मतलब फेस सेंटर होता है, तो कॉर्नर पे अगर बी है तो कॉर्नर पे बी का नंबर कितना होगा, जी हाँ 1/8 इंटू 8। कैसे, टोटल क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कितना आ गया, ये 1 आ गया। और फेस सेंटर,
कितने फेसेस होते हैं टोटल 6, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो टोटल 3। तो 1 + 3 टोटल 4 हो गया। और ये किसका नंबर है? जी हाँ, तो बी आ गया 4। अब ए का देखते हैं। ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू डबल ऑफ स्फीयर और एटम या फिर पार्टिकल फॉर्मिंग द क्रिस्टल। तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल क्रिस्टल बना रहे? तो आपने यहाँ पे देखा एफसीसी या फिर सीसीपी स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? बी। तो टोटल बी के नंबर कितने हैं? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी? 2 × 4, दैट विल बी 8। ठीक है, और उस 8 का कितना पार्ट ये ऑक्यूपाई कर रहा है? ये 1/3। ठीक है, तो चलिए मैं एक पेपर पे इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 × 8, मतलब टोटल क्या आ गया? 8/3। तो बी के नंबर आ गए टोटल 4 और ए के नंबर आ गए 8/3। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए हो गया 8 बाय, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो ए हो गया 8/3 और बी हो गया 4। तो देखिए, हमें हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो देखना होता है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ए 8 आ जाएगा और बी क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, और सिंपली फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा AB3। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो AB3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अभी चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे तो A2B3 आ गया। चेक कर लेते हैं फिर भी क्या प्रॉब्लम था हमारा। द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स द सीसीपी स्ट्रक्चर। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ बी एटम। जी बिल्कुल सही। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू TB। एटम्स ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ एटम्स A is equal to 1/3 of 2B, and ratio of atom A and B atom is equal to 2/3 of B raised to 1 by raised to divided by 1B. तो 2/3 1, that is 2:3। ओके, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ इसे। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं हमने किधर मिस्टेक कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब कुछ सही है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सारी कैलकुलेशन, जरा एक बार कैलकुलेशन पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 8। ठीक है, तो ये 8/3 हो गया ए का नंबर। बी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि वो सीसीपी बना रहा है। और ए 8/3 हो गया, तो ए 8/3, फिर इधर टोटल 3 से मल्टीप्लाई किया तो A8B12 आ गया। A8B12। ओ ओ ओ ओ, तो प्यारे बच्चों, हमारा कुछ सिंपल सा एक यहाँ पे ब्लेंडर मिस्टेक था कि जब दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो ये A2B3 आ जाएगा। माफ़ी चाहूँगा आपका। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। जो मैंने सॉल्व किया वो दूसरा तरीका था, और जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो अलग तरीका है। मैं चाहता तो सिंपल सी बात है, वो कॉपी करके आपको बता देता है ऐसा ऐसा होता है, लेकिन नहीं, जो मैंने यूज़ तरीका किया उसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नियोबियम फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर। नियोबियम क्या बना सकता है? BCC स्ट्रक्चर। द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज इज 330.6 पिकोमीटर। अब याद रखना, इसे सेंटीमीटर में लेना है आपको। हाउ मेनी एटम्स एंड द यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बता दिया है? डेंसिटी दे दिया है एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल भी दे दिया है, एज लेंथ दे दिया है, और पूछा है कि कितने एटम एंड यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे 0.5 ग्राम में। तो देखिए, जो डेटा दिया है ना, बेसिकली इससे वो हमें चाहते हैं कि हम एन कैलकुलेट कर ले, नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल यूनिट सेल। तो सिंगल यूनिट सेल में जब हमें नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे तो उससे हम क्या पता कर लेंगे कि कौन से टाइप का ये यूनिट सेल है। अगर नंबर ऑफ एटम 2 आए तो BCC है, नंबर ऑफ एटम A आया तो FCC है, और नंबर ऑफ एटम 4 अगर आ गए तो FCC है। ठीक है, उसी से हम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर नंबर ऑफ एटम से हम डिसाइड कर लेंगे कि
नंबर ऑफ आइटम से डिसाइड कर लेंगे कि कितने यूनिट सेल होंगे, जो प्रीवियस हमने किया था ना, सेम वैसे ही है। और अच्छी बात ये है कि इसमें तो हमें इन्होंने दे दिया है कि बीसीसी है, तो बीसीसी है इसका मतलब क्या, दो आइटम से एक यूनिट सेल बनेगा। तो सिंपली आपको पता कर लेना है कि 0.5 ग्राम नियोबियम में टोटल आइटम कितने होंगे। तो इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वही जो फॉर्मूला स्टेट बोर्ड का होता है उससे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ आइटम x ग्राम इन नियोबियम, ये देखिए ये फॉर्मूला है, सब कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटम मिल जाएगा। और नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे, ये देखिए 3.25 इंटू 10⁻21। अब ये फॉर्मूले में रख दिया, पूरा ऐसा सब कुछ सॉल्व कराया और फिर जाके आपको आंसर ये आया। मैं तो सिंपल बताता हूँ, देखिए अगर 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 नियोबियम के 10 आटम होते, ओके, मान लीजिए नियोबियम के 2 आटम एक यूनिट सेल बना रहे हैं, क्योंकि बीसीसी है ना भाई, तो 10 होंगे तो कितने बनाएंगे, 5। तो यहाँ पे देखिए कितने आइटम आ गए, 3.25 इंटू 10⁻21। ओके, तो 2 से 1 बनता है, तो 3.25 इंटू 21 से x बनेगा। x इज इक्वल टू वॉट, 3.25 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाई 2। यही आंसर आ जाएगा, 1.62 इंटू 10⁻21। झूठे ही चीज़ों को काफ़ी इतना लेंदी करके दे दिया गया है। ठीक है, मैं तो आपको बताता हूँ, ये डेंसिटी का फॉर्मूला लगाने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किससे, मोल कॉन्सेप्ट से। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है वो नियोबियम का मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, नहीं तो नियोबियम का अगर मॉलिक्यूलर मास दिया होता तो ये मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो जाता। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, मैं वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे, अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और HCP में टोटल कितने आइटम होते हैं, जी हाँ 6 आइटम होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड टोटल वॉइड फाउंड बाय 0.4 मोल ऑफ इट। तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0.4 मोल ऑफ एटम, 0.4 मोल एटम में कितने यूनिट सेल, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ वॉइड मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ जो वॉइड होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो तो 6 ही होंगे डायरेक्टली। और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, यहाँ पे 0.4 मोल में उन्होंने पूछा है, 0.4 मोल में। तो हमें पता करना होगा कि 0.4 मोल में टोटल एटम कितना। अगर जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि HCP में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो जितने एटम HCP बनाते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल होती है। तो हमें 0.4 मोल में पता करना है कि कितने ये वॉइड होंगे। तो 0.4 में हम पहले क्या पता कर लेंगे कि टोटल कितने पार्टिकल हैं। तो ये देखिए नंबर ऑफ आइटम्स पता कर लिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम आ गए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसके बराबर ही होगी, तो ये देखिए उतना लिख दिया। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड इसकी डबल हो जाएगी। और फिर उन्होंने टोटल पूछा है, तो टोटल में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना सिंपल है, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स या फिर इनपरफेक्शन, तो वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आके हम ये सारे जो डिफेक्ट हैं क्रिस्टल में, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम रोज़ ढेर सारे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।